नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, RSRT मुख्य एग्जाम यानी जो 10 मार्च को आयोजित होने वाला है, उसके लिए मैं आज आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉप लेवल के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इन क्वेश्चंस को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जल्दी से इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो क्वेश्चंस मैंने समाहित किए हैं जो जब भी RSRT पेपर का कठिन से कठिन स्तर का जो पेपर होता है तब भी ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो उस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको इन क्वेश्चंस के अगर आंसर आ रहे तो आप साथ साथ में कमेंट भी करते रहिएगा, और अंत में एक कमेंट जरूर जरूर छोड़ना, आप इस महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज की साइज को अधिकतम कितना जूम किया जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और RSRT एग्जाम दोनों के हिसाब से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है भाई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज की जो जूमिंग साइज होती है ना, उसको अधिकतम पूछा गया है। तो अधिकतम आपको पूछे भाई, अगर आपको अधिकतम पेज की साइज पूछे तो अधिकतम कितनी होती है? 500% होती है। और अगर आपको अधिकतम ना पूछे, मिनिमम पूछे तो मिनिमम कितनी होती है भाई? मिनिमम 10% होती है। मिनिमम कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। और अगर ये 400 है ना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया भाई, अगर आपको एक्सेल का पूछा जाता, किसका पूछा जाता? एक्सेल के अंदर सीट की जो मैक्सिमम जूमिंग साइज कितनी हो सकती है, तो आप बोलते हैं 400%। अगर आपको पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है ना, पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है, उस स्लाइड के अंदर अगर आपको पूछा जाता कि भाई स्लाइड की मैक्सिमम जूमिंग साइज आप कितनी कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे वहां पे 400। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एक्सेल का और अगर आपको पावर पॉइंट का पूछा जाता है तो आप 400% करेंगे। लेकिन यहाँ पे MS वर्ड की बात हो रही है। MS वर्ड के अंदर पेज को आप कितने प्रतिशत तक अधिकतम जूम कर सकते हैं, तो 500% वहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और इन तीनों का मिनिमम 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 पूछे तो वो तो आपका कितना हो जाएगा भाई? 10% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको डिफॉल्ट पूछा जाता है तो MS वर्ड के अंदर डिफॉल्ट पेज की साइज कितनी होती? 100%। यहाँ पे अधिकतम पूछा गया है, बिकॉज इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, 500% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अच्छे क्वेश्चन से आप इस वीडियो को मिस मत करना और इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपके एग्जाम के अंदर आपको अच्छी हेल्प मिल सके। चयनित आइटम को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आपके सामने मैं आपको बोल देता हूं कि जो चयनित आपके सामने आइटम है, अगर आप उसको क्या करना चाहते हैं भाई? पेस्ट करना चाहते हैं। आइटम को आप क्या करना चाहते हैं? पेस्ट करना चाहते हैं। तो उसकी शॉर्टकट कीज क्या होती है? चयनित आइटम को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आप बोलेंगे भाई कंट्रोल के साथ में क्या हो जाएगी? कंट्रोल के साथ में वी होती है। अगर आपको पेस्ट की बात हो रही है, पेस्ट की, तो क्या हो जाएगी? कंट्रोल के साथ में वी हो जाती है। ये कंट्रोल सी किसकी होती है? तो आप बोलेंगे भाई कंट्रोल सी तो कॉपी की होती है। और कंट्रोल क्यू, ये कंट्रोल क्यू जब आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर आप उपयोग में लेते हैं उस वक्त इसकी बात होती है। चलो, इसका तो अभी फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं बनता है। और यहाँ पे ये पेस्ट स्पेशल आपको पूछा जाता है तो कंट्रोल अल्ट वी या कंट्रोल इसके साथ में इसका उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल अल्ट के साथ में वी किसकी होती है भाई? पेस्ट स्पेशल की होती है। तो यहाँ पे वो ऑप्शंस तो पूछे ही नहीं गए, यहाँ पे कंट्रोल वी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में ये सीधे सीधे कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को मिस मत करना, एक बार आप एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को अवश्य देख के जाना। वह कौन सा चार्ट का प्रकार है जो व्यक्तिगत और समूह के परिणामों के बीच रिलेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? देखिए भाई, व्यक्तिगत जो रिकॉर्ड होता है, व्यक्तिगत और समूह के परिणाम होते हैं, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन एज ए रिलेशन दिखाने की बात हो जाए तो रिलेशन दिखाने के लिए आप किस चार्ट का उपयोग करेंगे? बबल चार्ट, राडार, पाई चार्ट या XY स्कैटर? तो आपको याद रखना, मैंने आज एक्सेल और MS वर्ड को विशेष तौर पे इस टॉपिक के अंदर शामिल किया है। तो वो हो सकता है आपके सामने क्वेश्चंस कोई नया हो, लेकिन मैं पॉइंट बता देता हूं अभी कि जब विशेषकर आपको रिश्ते दिखाने की बात की जाती है तो वो कौन सा चार्ट हो जाएगा भाई? राडार चार्ट।
कौन सा चार्ट हो जाएगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, राडार चार्ट यहाँ पे हो जाता है जब व्यक्तिगत समूह के परिणाम के बीच में रिलेशन दिखाने की बात होती है, रिश्ते दिखाने की बात होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा चार्ट का प्रकार है जो दो बदलते वेरिएबल से उत्पन्न उच्च और निम्न बिंदुओं को इंगित करता है? भाई दो बदलते वेरिएबल के अंदर उच्च और निम्न जो बिंदु होते हैं उनको अगर आपको इंगित करने की बात हो जाती है तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर भाई क्या हो जाएगा? अच्छे से फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखना है। जब भी आपको मान के चलो कि जब भी आपको क्या किसकी बात हो रही है भाई, दो वेरिएबल जो उत्पन्न जो उच्च और निम्न बिंदु की बात हो जाती है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भाई क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे भाई करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सरफेस चार्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सरफेस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। वह चार्ट वैज्ञानिक डेटा जैसे तापमान में परिवर्तन को दिखाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जब भी टेम्परेचर दिखाने की बात हो जाती है, वैज्ञानिक विधि के द्वारा टेम्परेचर दिखाने की बात हो जाए तो आप हमेशा वहां पे देखेंगे भाई उसके लिए कौन सा चार्ट का उपयोग करेंगे? स्टॉक चार्ट का उपयोग करेंगे। हाँ, कभी कभार वहां पे लाइन चार्ट का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन ज्यादातर आपको यहाँ पे स्टॉक चार्ट का उपयोग करेंगे। यहाँ पे स्टॉक चार्ट का उपयोग मतलब शेयर मूल्य, जो शेयर मूल्य होते हैं ना, वो शेयर मूल्य दिखाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टॉक चार्ट, यहाँ से इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समय के साथ परिवर्तन व परिवर्तनों के योग दोनों बताने की बात होती है। भाई ऐसा कौन सा चार्ट का प्रकार है जिसमें परिवर्तन और परिवर्तनों के योग दोनों को दिखाने की बात हो जाती है? परिवर्तन और परिवर्तनों के योग दोनों को दिखाने की बात हो जाती है। लाइन चार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? लाइन चार्ट। समय के साथ परिवर्तन और परिवर्तनों के योग दोनों को दिखाने की बात हो जाए तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे माफी चाहेंगे, यहाँ पे बात थोड़ी अलग से हो रही है। समय के साथ परिवर्तन, देखिए समय के साथ परिवर्तन भी हो रहा है और परिवर्तनों के योग, ठीक है, माफी चाहेंगे, समय के साथ परिवर्तन और परिवर्तनों के योग दोनों को दिखाने की बात हो जाती है तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एरिया चार्ट। कौन सा हो जाएगा भाई? एरिया चार्ट। मैंने जल्दबाजी में यहाँ पे पहले लाइन चार्ट बोल दिया था, लेकिन यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिया चार्ट। यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। सब एक जैसे क्वेश्चंस लग रहे होंगे आई होप आपको, लेकिन ये क्वेश्चन सभी अलग अलग चार्ट से विशेष जो इसके पॉइंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस मैंने बना के आपके बुक्स के अंदर से लिए हैं। तो ये क्वेश्चंस हो सकता है आपको पहली बार में बहुत टफ लगे, लेकिन ये क्वेश्चंस एक बार अवश्य याद रखना, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनने पे आपके क्वेश्चंस करेक्ट आंसर यहाँ पे जरूर मिलेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। वह कौन सा चार्ट का प्रकार है जो समय के साथ बढ़ते हुए रुझानों को दिखाने की बात होती है? हाँ, वो समय के साथ देखो जो उसके अंदर जो परिवर्तन और परिवर्तनों के योग दोनों को दिखाने की बात हो जाती है तो यहाँ पे एरिया करना है, लेकिन यहाँ पे अभी बात हो रही है ये किसकी हो रही है भाई? लाइन चार्ट की हो रही है। वह कौन सा चार्ट का प्रकार है जो समय के साथ बढ़ते हुए रुझान, जैसे ऐसे बढ़ रहा है रुझान, तो इस तरह का जो रुझान बढ़ाने वाला जो चार्ट होता है वो कौन सा हो जाएगा भाई? वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाइन चार्ट। उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? एरिया हो जाएगा। इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाइन चार्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक्सेल के टॉप लेवल के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। काफी सारे स्टूडेंट को लगता होगा भाई ऐसे बहुत ये अच्छे क्वेश्चंस, ये ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे क्या? हाँ, मैं जरूर बोलता हूँ इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और अभी आरएसआरटी का लेवल धीरे धीरे तो टफ भी होने लगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी अगर आप याद रख करके जाएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिलेगा। प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटल लाइन क्या कहलाती है भाई? प्लॉट एरिया होता है, उस प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटल लाइन, वो हॉरिजेंटल लाइन जो होती है वो क्या कहलाती है भाई? वो क्या कहलाएगी? आपकी ग्रिड लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई? ऑप्शन नंबर सी यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ग्रिड लाइन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? अच्छा क्वेश्चन है। मैंने एक्सेल से आज कम से कम 12-13 क्वेश्चंस लिए हैं जो एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस माने जाते हैं और एग्जाम में कई बार ये पूछे गए हैं। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है भाई? डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू को डेटा लेबल्स कहा जाता है। क्या बोलेंगे? डेटा लेबल्स। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी ये कौन तय करता है? चार्ट होता है उसमें प्रत्येक डेटा सीरीज अलग अलग कलर में दिखाने की बात वो कौन करता है? लीजेंड करेगा। देखो, चार्ट एलिमेंट में दिखने वाली हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन को ग्रिड लाइन बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू को डेटा लेबल्स कहा जाता है, और अगर आपको पूछा जाता है कि प्रत्येक जो डेटा सीरीज होती है उसमें डेटा को अलग अलग कलर में प्रदर्शित करना, तो वहां पे लीजेंड का वर्क होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। तालिका के पहले कॉलम में मूल्य व दूसरे कॉलम में उसी के मान को दिखाता है। अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आज एक्सेल से एक भी क्वेश्चन ऐसा कोई पीछे नहीं रखा है जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करे। मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस टॉपिक के अंदर डाल दिए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। ऐसा हो तो आप इसकी स्पीड करके आप इसको 2 की स्पीड में एक बार रिटर्न देख लेना, ताकि 2 बार देखने से आपको ये सारे टफ लेवल क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे, तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तालिका के पहले कॉलम में मूल्य और दूसरे कॉलम में उसी को मान देता है। तो आपको याद रखना ये किसके बारे में, कौन से फंक्शंस के बारे में बात हो रही है, ऐसा कौन सा फंक्शंस है जो आपको याद रखना है। तालिका के पहले कॉलम में मूल्य और दूसरे कॉलम में उसी को मान को दिखाता है, तो वहां पे वी लुकअप करेक्ट आंसर होगा। वी लुकअप ऑप्शन नंबर सी, यहां से इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में दी गई संख्या तक एक नंबर को पूर्णांक बनाता है। भाई पूर्णांक बनाने की बात हो जाती है ना, तो पूर्णांक बनाने का फॉर्मूला क्या हो जाए, राउंड होता है। क्या होता है, राउंड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मिनिमम किसके लिए होता है भाई, ये सबसे छोटी वैल्यू निकालता है। मैक्सिमम किसके लिए होता है, जो आपके सामने जो डेटा जो है श्रृंखला उसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू निकालता है। तो इस तरह से ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और भी ट्रिम का वगैरह अगर क्वेश्चंस मैंने लिए हैं तो मैं वहां पे आगे इसको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, वह कौन सा फंक्शन है जो 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ता है। अच्छा क्वेश्चन है, टॉप लेवल क्वेश्चन है आज इस टॉपिक के अंदर। वह कौन सा फंक्शन है जो 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ता है। 2 या 2 से टेक्स्ट की अधिक स्ट्रिंग उसको जोड़ना कैसे, जैसे मैं समझाता हूं। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि बराबर, ठीक है। सबसे पहले भाई यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे भाई, फॉर्मूला लगाएंगे, और इसमें एक नाम लिखना पड़ेगा आपको। क्या यहाँ पे कॉन्सोनेंट, क्या याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, कॉन्सोनेंट लिखना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे कि आपको ऐसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा राम लिखा, ठीक है, और कॉमा के बाद में यहाँ पे नाम मैंने लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा जैसे कि डबल कोटेशन के अंदर श्याम लिखा। तो ये राम और श्याम को एक साथ यहाँ पे बताएगा, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देगा। तो इस तरह का 2 स्ट्रिंग को जोड़ने का काम कौन करता है, कॉन्सोनेंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजर किस प्रकार की डेटा प्रविष्ट या परिवर्तन नहीं कर सकता। एमएस एक्सेल के क्वेश्चंस 1-2 बार पूछे गए हैं, तो ये भी मैंने इसमें लिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वरना क्या होता है कि भाई ऐसे 2 क्वेश्चंस बाहर से बन जाते हैं और आपको ऐसा दिखता है कि भाई ये तो हमने कभी देखा भी नहीं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को जानबूझ के अंदर लिया है। तो आपको याद रखना है यूजर किस प्रकार की डेटा प्रविष्ट या परिवर्तन नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ नंबर, ऑटो नंबर या डेट एंड टाइम। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑटो नंबर। क्या हो जाएगा भाई, ऑटो नंबर। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट में डेटा बनाता है। भाई एमएस जो एक्सेस होता है, एमएस एक्सेस 2010 होता है ना, उसके अंदर जो उसका जो डिफॉल्ट कौन से फॉर्मेट में उसकी फाइल बनती है, यानी उसका एक्सटेंशन पूछा जा रहा है, उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। सीधा सीधा बता देता हूं मैं, एमएस एक्सेस के अंदर बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो मैं आपको बोल देता हूं, ACC का मतलब होता है एक्सेस और DB का मतलब होता है डेटाबेस। इसका मतलब एक्सेस डेटाबेस। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये जो MDB लिखा हुआ है ना, MDB, ये एक्सेस 2003 का है, एक्सेस 2003 का है। इसका पूरा नाम होता है माउंटेन डेटाबेस। क्या होता है, माउंटेन डेटाबेस होता है। लेकिन यहां से करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 2010 की बात हो रही है। और 2007 के बाद में जितने भी एक्सेस के जो अभी 2021 वाला जो भी बना है ऑफिस, तो उसके अंदर भी ये एक्सेस डेटाबेस यानी ACCDB वाला ऑप्शन चलता है। हालांकि आपको याद रखना है MS वर्ड का .docx, एक्सेल का XLSX होता है, पावर पॉइंट का PPTX होता है, वो तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, यूजर निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर नई फाइल बना सकता है। नई फाइल, न्यू फाइल बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। तो भाई न्यू फाइल के लिए डिजाइन व्यू का भी उपयोग कर सकते हैं बिल्कुल, और डेटा सीट व्यू का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इन दोनों का उपयोग करते हुए नई फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी दोनों, सी वाला विकल्प। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा बहुत टफ है, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं। कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है। भाई कंप्यूटर का वर्गीकरण इनमें से कौन सा नहीं है। मेन फ्रेम तो कंप्यूटर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन होता है, मिनी भी होता है, ये नोटबुक ये किसका उदाहरण होता है भाई, माइक्रो का भी होता है, तो माइक्रो का भी हो जाएगा। मेन फ्रेम भी होता है, ठीक है भाई, मेन फ्रेम भी होता है, मिनी भी होता है,
माइक्रो भी होता है और एक कौन सा होता है, सुपर होता है। तो ये मैक्स फ्रेम कोई होता है क्या? नहीं, मैक्स फ्रेम तो मैंने नाम भी नहीं सुना कभी। तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये कोई वर्गीकरण के अंदर नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है भाई। आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? ऐसे डिवाइस जो किसी डेटा को बाहर निकालने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो इसके अंदर तो इनपुट होता है, सॉफ्टवेयर होगा नहीं, टैप इनपुट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर टैप वगैरह या कौन सा होता है भाई, ये कोई यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर नहीं माने जाएंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई कौन सा, प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है भाई? प्लॉटर एक उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट डिवाइस होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न में से कौन सा एक डेटाबेस प्रोग्राम है? डेटाबेस प्रोग्राम इनमें से कौन सा है भाई? एमएस वर्ड होता है ना, इसको तो कहा जाता है वर्ड प्रोसेसिंग। इसको तो कौन सा कहा जाता है भाई? एमएस वर्ड को तो क्या कहा जाता है? एमएस वर्ड को तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है। एक्सेल को तो भाई, एक्सेल को क्या बोलेंगे? एक्सेल को स्प्रेडशीट कहा जाता है। क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट कहा जाता है। ये पावर पॉइंट होता है, उसको प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इसको प्रेजेंटेशन प्रोग्राम बोलेंगे। तो इसका मतलब पीछे कौन सा रहा? एक्सेस। एक्सेस क्या होता है भाई? एक्सेस डेटाबेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी विकल्प इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। कंट्रोल शिफ्ट अल्ट कुंजी किस नाम से जाने जाते हैं भाई? कंट्रोल अल्ट शिफ्ट कुंजी को तो हम कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अकेली कार्य नहीं कर पाती है। टॉगल कीज, टॉगल कीज तीन अलग अलग होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है भाई कैप्स लॉक। कौन सी होती है? कैप्स लॉक होती है। एक होती है कौन सी? स्क्रॉल लॉक होती है। और एक कौन सी होती है? नम लॉक होती है। लॉक लॉक वाले तीन की होती है, वो तीनों टॉगल की हो जाती है। और फंक्शन की कौन सी होती है भाई? फंक्शन की तो F1 से F12 तक होती है। तो ये तो आपको याद ही होगा, ये इनकी संख्या 12 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉम्बिनेशन की। कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट को कॉम्बिनेशन की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की पहली जनरेशन का मुख्य कंपोनेंट क्या था? कंप्यूटर अलग अलग 5 पीढ़ियों के अंदर विभाजित किया गया है। तो भाई प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी और पांचवी। अभी जो लेटेस्ट चल रही है पांचवी है। और 1942 से 1956 वाली जो पीढ़ी थी वो उसकी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके अंदर क्या बोला है भाई? पहली जनरेशन का जो मुख्य कंपोनेंट, ऐसे इनके मध्य जो विकास हुआ था पहली जनरेशन का, उसमें मेन कंपोनेंट क्या था? तो आप बोलेंगे भाई वैक्यूम ट्यूब था। क्या था उसमें? ऑप्शन सी विकल्प है ना, वैक्यूम ट्यूब इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमआईसीआर का पूरा नाम भाई। एमआईसीआर एक इनपुट डिवाइस होता है बैंकों के अंदर। चेक को आप क्लियर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चेक की जांच करने के लिए बैंकिंग सेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा बैकग्राउंड। देखो बहुत सारे अलग अलग टाइप की स्लाइड होती है, उन सभी स्लाइड का एक जैसा आप बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे भाई? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करेंगे। ये डिजाइन मेन्यू के अंदर अलग अलग विशेष तौर पे टेम्पलेट होते हैं, जो आप एक में से क्लिक करेंगे तो सभी के बैकग्राउंड में ऐसा टेम्पलेट शो होने लगता है, यानी सेट हो जाता है। ठीक है, इस प्रेजेंटेशन व्यू के अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं। प्रेजेंटेशन व्यू के अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं। स्लाइड शॉर्टर होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, रीडिंग व्यू होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, वो आपको याद रखना है। मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर, जैसे एक स्लाइड होती है, ये चेंज होने पे दूसरी स्लाइड पे आप जाओगे, इसी के बारे में बात हो रही है। ये क्या बोल रहा है भाई? यहाँ पे एक स्लाइड होती है, स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड पर चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? स्लाइड चेंज होना मतलब स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से इसका क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लाइड ट्रांजिशन। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न में से कौन सा डिवाइस सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? अगर ये सॉफ्ट कॉपी है, आप इसको हार्ड कॉपी में बदलना चाहते हैं, ये आपकी कौन सी कॉपी है? सॉफ्ट कॉपी। और ये आपकी कौन सी कॉपी है? हार्ड कॉपी है। तो सॉफ्ट कॉपी यानी उसको हम कंप्यूटर के अंदर देख रहे हैं। हार्ड कॉपी इसका मतलब वो प्रिंटर के द्वारा बाहर निकल रही है। तो ये आप किसका उपयोग करेंगे भाई? प्रिंटर का ही तो उपयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो 3 घंटे से ऊपर की जो महामैराथन क्लास ली है, उस अगर एक महामैराथन क्लास को आप देख के जाएंगे तो मैं दावा करता हूँ कि वो टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर हूबहू रामबाण की तरह काम करेगा। तो फ्रेंड्स,
वो टॉपिक आप अवश्य देखना, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक अर्ध कंडक्टर मेमोरी जो सीपीयू और रैम की गति बढ़ाती है। भाई सीपीयू और रैम की गति बढ़ाने वाली एक अर्ध कंडक्टर मेमोरी होती है, उसका नाम कैश मेमोरी होता है। कौन सा होता है भाई? कैश मेमोरी होता है। ये सीपीयू और रैम के मध्य की गति बढ़ाने वाली मेमोरी होती है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया है। अभी जो 2 दिन पहले सिस्टम असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये हूबहू क्वेश्चंस पूछा गया था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ग्राम सेवक, पटवार, इसके अलावा और भी जहाँ पे कंप्यूटर का सिलेबस इंक्लूड होता है वहाँ पे ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बनने के चांस रहते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा प्रिंटर प्रिंट हेड से स्याही की छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करके पेज की इमेज का निर्माण करता है? ऐसा भाई कौन सा प्रिंटर है जिसमें पेज के ऊपर छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव किया जाता है और उस छिड़काव के द्वारा पेज के ऊपर छपाई होती है? तो छोटी छोटी बूंद, बूंद से आप बोलेंगे भाई बूंद का मतलब तो यहाँ पे इंक बन जाएगा। इंक, बूंद से तो इंक बनती है, यानी इंक से ही बूंद बनती है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे इसका नाम इंक जेट प्रिंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक जेट प्रिंटर हो जाएगा। अगर आपको टोनर की बात होती, टोनर अथवा यहाँ पे टोनर अथवा सूखे पाउडर की बात हो जाती तो लेजर करते, और यहाँ पे तो सूखे पाउडर की बात ना होकर प्रिंट हेड अथवा स्याही यानी इंक की बात हो रही, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे यही हो जाएगा, इंक जेट हो जाएगा। सीधा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। WORM का पूरा नाम भाई क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी, यानी इसमें किसी डेटा को एक बार ही यहाँ पे बनाया जा सकता है, उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं। भाई MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड आप जोड़ना चाहते हैं, मैं दोनों बता देता हूँ। अगर आपको न्यू पूछे, भाई आपको न्यू स्लाइड पूछे तो न्यू की तो होती है कंट्रोल के साथ में M, न्यू की तो क्या हो जाएगा भाई? कंट्रोल के साथ में M हो जाती है। ठीक है। अगर आपको पूछे डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट की तो कंट्रोल D हो जाएगी। ये कंट्रोल की किसके लिए होती है? तो आप बोलेंगे भाई कंट्रोल की का मतलब होता है हाइपरलिंक, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है। और फाइंड की क्या होती है भाई? फाइंड की कंट्रोल F होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कंट्रोल D हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक्स, देखिए आगे बढ़ते हैं। GUI का पूरा नाम, अच्छा क्वेश्चन है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें डेटा का आदान प्रदान जो भी यूजर होता है उससे इंटरफेस को हम ग्राफिकली वहाँ पे हैंडल किया जाता है। वहाँ पे ऐसे सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सारे GUI बेस्ड होते हैं, यानी इसका पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद में जो एरिया आपको दिखाई देता है उससे क्या बोलेंगे? अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आप जो मेरी बात सुनो, ये जो आपका डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप के अंदर आप सभी काम को एक साथ तो नहीं देख सकते, नहीं बिल्कुल नहीं एट ए टाइम आप एक काम को एक बार देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग के रूप में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप बहुत सारे काम, जैसे आपके कोई गाना डाउनलोड हो रहा है और भी आपको गाने चुन रहे हैं, लेकिन एट ए टाइम आप सामने कोई अलग काम कर रहे हैं, तो सभी काम आप एक साथ कर सकते हैं, एट ए टाइम को एक ही काम दिखेगा। तो बैकग्राउंड में जो प्रोग्राम रन हो रहे हैं ना, उनको आप अगर देखना चाहते हैं तो वो आप किसका उपयोग करेंगे? सिस्टम ट्रे का। किसका उपयोग करेंगे भाई? सिस्टम ट्रे के अंदर बैकग्राउंड में होने वाले प्रोग्राम, रन होने वाले प्रोग्राम को यहाँ पे दिखाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करके कौन सा वेब ब्राउजर लगाया गया? ठीक है, विंडोज 10 में पहले विंडोज 7 में वगैरह इसका नाम ये नहीं था। विंडोज 7 में इसका नाम इंटरनेट एक्सप्लोरर ही था। विंडोज 10 नया वर्जन आया और उसके अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम बदल के माइक्रोसॉफ्ट एज किया गया। क्या किया गया भाई? माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे रखा गया। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है। एक छोटी पिक्चर्स जो कि प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शंस का प्रतिनिधित्व करती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे भाई क्या बोलेंगे भाई? वो आइकन कहलाता है। क्या बोलेंगे उसको? आइकन बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चंस, आई होप आप सभी को आज के टॉप लेवल के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से पूरी बुक्स का निचोड़ करके एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट तीनों टॉपिक को अच्छे से इस टॉपिक के अंदर समझाने की कोशिश की है। ये क्वेश्चंस आप रट लेना। ये क्वेश्चंस अगर आपके भारी से भारी अगर पेपर आता है, कठिन से कठिन स्तर का पेपर आता है, तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, निम्न में से किसके द्वारा आप वीडियो गेम्स
ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई वो अगर आप विंडोज़ के अंदर किसका उपयोग करेंगे, विंडो स्टोर का। तो फ्रेंड्स ये आपके 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपके एग्जाम में भी 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप इस संध्या कंप्यूटर प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हुए तो आप निश्चिंत रहिए। अगर आपने इन सभी वीडियो को एक बार अवश्य देखा है तो मैं दावा करता हूँ कि पास की बात चिंता छोड़ो, मतलब अच्छे परसेंटेज के साथ में आप अवश्य उत्तीर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करने की बार बार आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे आपको एक अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।